हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। यह उनके रोमांटिक कॉमेडीज की कैटेगरी में आता है। रोमांटिक कॉमेडीज कुछ ऐसी कॉमेडी हैं जिनमें स्पेशली एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने शामिल की हैं लगभग, जैसे लाइट हार्टेड टोन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसगाइजेस, हैप्पी एंडिंग्स। और लास्ट में अक्सर देखा जाता है कि रीयूनियन ऑफ लवर्स, मैरिज से ही एंडिंग होती है। तो ये स्पेशल कैटेगरी है उनके कुछ प्लेस की, जैसे एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इन सारे प्लेस को एक रोमांटिक कैटेगरी में ही रखा जाता है, कॉमेडीज की कैटेगरी में। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें इसके टाइटल को लेकर के पूछा गया था कि ट्वेल्थ नाइट कौन से त्योहार के उपलक्ष्य में कहा जाता है, किस त्योहार पर ये मनाया जाता है। तो ये पूछा गया था उस एग्जाम में। इसको आप भी जान लें, एपिफनी एक्चुअली यह एक त्योहार होता है क्रिसमस के 12वें दिन। और इस प्ले को लिखने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पब्लिक डिमांड रही होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि बायोग्राफी अगर आपने पढ़ी है विलियम शेक्सपियर की, तो क्वीन एलिजाबेथ इनकी पैटर्न रही थी। इसके अलावा उनसे उनके कई सारे प्ले क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में, जो इनर टेम्पल कोर्ट था उनका, वहाँ पर उनका स्टेज मंचन हुआ था। तो उसी हिसाब से त्योहार को देखते हुए विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था, क्योंकि क्रिसमस के 12वें दिन इसको इनेक्ट किया जाना था, जिसकी वजह से इसका नाम उन्होंने रख दिया ट्वेल्थ नाइट और सब टाइटल दे दिया व्हाट यू विल। चाहे आप इसको ट्वेल्थ नाइट कहिए या फिर व्हाट यू विल का मतलब जो आपकी मर्जी। और इसको एपिफनी का जो त्योहार है उस पे मनाया जाता है। और इसको एपिफनी को थ्री किंग्स डे या थियोफनी भी कहा जाता है। और इट इज़ द सिंबल ऑफ रिविलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द जेंटिल्स, मतलब कि जो थ्री वाइज मैन हैं और वो आते हैं गिफ्ट, जो मागी जिनको कहा जाता है, वो ईसा मसीह के क्रैडल में आते हैं जैसे इन्फेंट। एक सिंबलिज्म, एक सिंबलाइजेशन है वहाँ पर कि क्रैडल में ईसा मसीह को वो तीन वाइज मैन देखने आते हैं। तो एपिफनी उस त्योहार को इंडिकेट करता है। बात कर लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो सोर्स कई सारे प्लेस विलियम शेक्सपियर के ऐसे हैं जिनमें उन्होंने तमाम सोर्सेज से कुछ ना कुछ उधार लिया है। और ये उनकी खुद की जीनियस थी, कैटेगरी कह सकते हैं कि स्किल थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्ले लिखे हैं। तो सोर्सेज में कई सारे सोर्सेज हैं इसके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स है वो बर्नवे रिच का एक वर्क है ऑफ पोलोनियस एंड सिला। और सेकंड सोर्स जो है वो इटालियन स्टोरी है एक, ग्लिंगनेटी द डिसीव्ड वंस, जिसका हिंदी में मतलब है, ये पब्लिश हुई थी 1531 में। इसके अलावा एक और स्टोरी पब्लिश हुई थी 1547 में, इनगैनी, जो कि इटालियन है, इस वजह से इनके नाम भी इसी हिसाब से हैं। और फोर्थ सोर्स है सिंथियस का हेकाटोमिथी। ये सारे सोर्सेस हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो प्राइमरी सोर्स का ही ऑप्शन मिलना चाहिए आपको, जो कि है ऑफ पोलोनियस एंड सिला बाई बर्नवे रिच। ये इनका इस प्ले का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। प्ले की सेटिंग है इलीरिया में, एक फिक्शनल कंट्री है इलीरिया। और बात करते हैं पब्लिकेशन की, तो करीब 1601 1602 के आसपास ये प्ले लिखा गया होगा, डेफिनेट डेट नहीं है। बहुत सारे प्लेस की डेफिनेट डेट देखने को नहीं मिलती है। तो आपको बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से अर्लियर प्लेस हैं, कौन से मिडिल, कौन से लेटर। बाकी ईयर वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्रोनोलॉजी ही याद रखनी है। पब्लिश हुआ था ये प्ले 1623 में, जो उनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था हैमिंग और कॉन्डेल के द्वारा। तो 1623 में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में। और उससे पहले पब्लिक इसका जो मंचन हुआ था 6 जनवरी, जो कि 12वां दिन है ही है क्रिसमस के बाद। तो ट्वेल्थ नाइट उसी हिसाब से इसका कैरेक्टर वो टाइटल भी है, सॉरी, टाइटल भी है 6 जनवरी। तो 1602 को इसका पब्लिक मंचन हुआ था पब्लिक मिडिल टेम्पल हॉल, जो कि क्वीन एलिजाबेथ का कोर्ट का ऑफिशियल थिएटर था, वहाँ पर मिडिल टेम्पल हॉल में। तो ये सारी कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स थी इस प्ले की। अब बात करते हैं थीम्स में, तो लव, फ्रेंडशिप, जेंडर रोल्स, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, एम्बिशंस एंड जो विनम्रता है, उन सब के बारे में बात करता है प्ले। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है वायला, ये इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट हैं। और इस बात में विलियम शेक्सपियर की तारीफ की जाती है, ही इज़ नोन फॉर स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स। तो वायोला भी इसी हिसाब की कैरेक्टर है। शी इज़ इंटेलिजेंट, लॉयल, स्वीट टंग एंड इमोशनली स्टेबल। तमाम जो हालात उसके सामने आते हैं
उन हालातों को बहुत अच्छे से निपटती है और हालातों से निपटने के लिए सबसे पहले वो अपना वेश बदलती है, सिज़ेरियो का रूप लेती है, एक मेल के रूप में रहती है वो और उसको जो भी रोल दिया जाता है उसको परफ़ॉर्म कर रही होती है। तमाम सिचुएशंस को शी हैंडल्स एवरी सिचुएशन विद मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। दूसरे हैं ड्यूक ऑर्सिनो जो कि इलीरिया के ड्यूक होते हैं। ये रोमांटिक हैं, पोएटिक इनका टेम्परामेंट है, आइडियलिस्टिक भी हैं और कह सकते हैं कि प्यार तो वो ओलिविया से करते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो शब्द से ही प्यार करते हैं। ही इज़ मोर इन लव विद द थॉट्स ऑफ लव। सिर्फ़ प्यार करने के विचारों से ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है एंड रोमांटिसिज़्म देन विद ओलिविया। ओलिविया से प्यार तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ़ फीलिंग्स लव की फीलिंग्स में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि जब भी उनको जैसे ही एंड में मौका मिलता है कि ओलिविया और इसकी वायोला की सच्चाई पता चलती है कि सिज़ेरियो सिज़ेरियो ना होकर के वायोला है, तो तुरंत उनकी फीलिंग्स बदल जाती हैं और एंड में शादी हो जाती है उनकी वायोला से। बाय नेचर कह सकते हैं ही इज़ नाइस कैरेक्टर और बाकी दूसरों की चॉइसेस को वो रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ओलिविया पर कभी भी उन्होंने ज़ोर दबाव नहीं डाला, हमेशा एक अपना निवेदन ही भेजते हैं कि मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, वो नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर दबाव नहीं देते हैं वो। ओलिविया ये एक रिच काउंटेस होती है, जो कि अपने भाई की मौत का विलाप, शोक मना रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने दरबार में किसी को एंट्री नहीं देती है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट, क्लेवर लेडी हू फॉल्स इन लव विद वायोला। समझती सिज़ेरियो को समझ के जो सिज़ेरियो है, वायोला बन जाती है। वो सिज़ेरियो से प्यार करने लगती है, उसको नहीं पता होता है कि एक्चुअली यह सिज़ेरियो ना होकर के वायोला है, लेकिन यही प्ले का ट्विस्ट है, प्लॉट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबास्टियन जो कि बायोला का जुड़वा भाई है। इसी वजह से जो मिस्टेकन आइडेंटिटी की थीम है वो सेबास्टियन और बायोला के बीच में ही है। दोनों भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है दोनों के बीच में और यही इस प्ले का ट्विस्ट है। ये बंदा ब्रेव है, इंटेलिजेंट है और अडेप्टेबल है क्योंकि जैसे ही ओलिविया से उसकी मुलाकात होती है, ओलिविया से ये इम्प्रेस हो जाता है, वो शादी के लिए बोलती है, शादी कर लेता है। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मालवोलियो जो कि एक काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है, स्टुअर्ड है ओलिविया के घर में। ही इज़ नार्सिसिस्ट इसको कहा जाता है कि किक ऑफ सेल्फ लव इसे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये सोशल हायरार्की के ऊपर अपने आप को साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका भी लेवल बढ़े ओलिविया से वो उसको ऐसा दिखाया जाता है कि ओलिविया उसको चाहती है। इसको सब मिलकर के बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कुल मिला के वो रिप्रेजेंट करता है विक्टिमाइज़ेशन ऑफ क्लास एंड प्रेजुडिस को जिस तरह से ये सारे मिलकर के ये सर टॉबी वेल्च, मारिया और सर एंड्रयू एग्यूचिक ये सारे लोग मिलकर के इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कहीं न कहीं एक कुछ क्रिटिक्स इस कैरेक्टर में सोशल प्रेजुडिस और जो एक कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव की बात को भी करते हैं कि हाँ, मौलवियों के तहत शेक्सपियर ने ये दिखाया है कि मौलवियो क्योंकि एक उसका लेवल छोटा है, इस वजह से सारे लोग उसको तंग करते हैं, जबकि एक तरफ ये सर टॉबी बेल्च हैं, जो कि ओलिविया के चाचा हैं। नंबर 1 के ड्रंकर्ड, केयरलेस हैं, फिर भी इनको रिवार्ड मिलता है। ही इज़ मैरिड टू मारिया एट द एंड और मेलवोलियो जो कि कुछ थोड़ा-सा एम्बिशन रखता है, तो उसकी मज़ाक बनाई जाती है। अगला कैरेक्टर है फेस्टे। ये ऑफिशियल फूल हैं ओलिवियास के कोर्ट में। इनका काम है ओलिविया को हमेशा हँसाना, गुदगुदाना और कह सकते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स फूलिश कैरेक्टर्स तमाम प्लेस में विलियम शेक्सपियर ने क्रिएट किए हैं, उनमें सब में से ही इज़ द वाइज़ेस्ट एंड मोस्ट फिलॉसफिकल कैरेक्टर ऑफ ऑल फूल्स क्रिएटेड बाय शेक्सपियर। सर टॉबी वेल्च ये चाचा होते हैं ओलिविया के और क्लास कॉन्शस प्रेजुडाइज्ड हैं। मेलवोलियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ओलिविया इनको बहुत समझाती रहती है लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं। ही मैनिपुलेट्स अदर्स जस्ट फॉर फन और कहीं न कहीं जो फेक सुपीरियरिटी है क्लास सिस्टम की और अपर लेवल की उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। मारिया ये ओलिविया के यहाँ पे जेंटल वुमन होती है। शी इज़ वेरी क्लेवर एंड लॉयल और अंततः सर टॉबी वेल्च से इसकी शादी हो जाती है। तो सोशल हायरार्की में जिसमें मालवोलियो कोशिश कर रहा होता है, वो असफल हो जाता है लेकिन मारिया अपने आप को सोशली अपग्रेड करने में सफल हो जाती है क्योंकि इनकी शादी सर टॉबी वेल्च से हो जाती है। एंटोनियो सेबास्टियन का दोस्त होता है, एक सी कैप्टन है और सेबास्टियन को जहाज डूबते हुए जहाज से किसी तरह से बचाता है और यह ड्यूक का पुराना दुश्मन होता है एंटोनियो। सर एंड्रयू एगुचिक ये फूलिश शूटर हैं जिनको ये लेकर आता है सर टॉबी बेल्च लेकर आता है इनको अपनी भतीजी ओलिविया से शादी कराने के लिए
सिर्फ बहाना बना के लाता है, बस इन्हें आकर के मजाक बनाता है इनकी, सिर्फ इसीलिए आता है। ही इज कवर्डली एंड वेन। बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन नंबर एक का डरपोक और कह सकते हैं खोखला टाइप का व्यक्ति है। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है देखते हैं। ओपनिंग सीन इस प्ले का शुरू होता है एकदम पॉपुलर कोट से, जो कि आपने इससे अगर आपने तैयारी की है, कर ही रहे हैं तो सुना होगा कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। इस बात को कौन बोलता है? ओर्सनो सबसे पहले शुरुआत में फर्स्ट डायलॉग ही प्ले का ओर्सनो के मुंह से निकलता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। इसका मतलब यह है कि वो अपनी तमाम फीलिंग्स हैं, उसकी जो लव लॉर्न फीलिंग्स है, उनको वो संगीत के जरिए से दबाना चाहता है। कहता है कि संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो लव सिक है, और ओलिविया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ही इज डेस्परेट टू मैरी हर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है इसके प्रपोजल को। क्यों नहीं कर रही है? एक तो वो इससे प्यार नहीं करती, और दूसरा कि उसके भाई की अभी भी डेथ हुई है। हालांकि कुछ महीने हो चुके हैं, शायद 1 डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन वो उस टाइम से तब तक अभी तक अपने भाई की मौत में विलाप कर रही होती है। अभी भी उसने मॉर्निंग ड्रेस पहनी हुई है, और उसी ड्रेस की वजह से, उस माहौल की वजह से वो अपने यहाँ किसी को आने भी नहीं देती है। ड्यूक इधर ओलिविया को देख करके पागल हो चुके हैं। ही इज डेस्परेट टू मैरी हर। अब क्या है कि वो इतना ज़्यादा लॉस्ट है लव की फीलिंग्स में, ड्यूक और सिनो, कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबको इग्नोर कर रहा होता है। अगला सीन जो है इसमें एक शिप wreck दिखाया गया है, किस तरह से एक जहाज डूब गया है, और डूबते हुए जहाज से कुछ लोग बचाए गए हैं। उनमें वायोला और सेबास्टियन, ये ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, एकदम एक जैसे दिखते हैं। वायोला उसको जहाज का जो कैप्टन है वो बचा लेता है, और कैप्टन उसको बताता है वायोला को कि मुझे उम्मीद है कि आपका भाई भी कहीं न कहीं बचा लिया गया होगा, क्योंकि वायोला को लगता है उसका भाई डूब गया है। खैर जो भी हो, जब वो पूछती है कि हम कहाँ, किस देश के किनारे पर हमारा जहाज, हम मतलब डूबते हुए किनारे पर किस देश के किनारे पर आए हैं, तब वो उसको बताता है कि ये इलीरिया देश है यहाँ पर, और यहाँ का जो ड्यूक है उसका नाम ओर्सनो है। तो वायोला कहती है कि ओर्सनो के यहाँ मेरे पिताजी की पुरानी जान पहचान है, मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं। और दूसरी तरफ उसको पता चलता है कि ओलिविया भी है। ड्यूक ओर्सनो ओलिविया के प्यार में एकदम पागल है, और वो उसको अपनी रानी बनाना चाहता है, लेकिन वो मान नहीं रही है। तो वायोला चाहती है कि मैं ओलिविया के यहाँ जाकर के जॉब करने लगूं, क्योंकि कुछ समय तक टाइम काटना ही है जब तक उसके भाई का आता पता नहीं चलता है। लेकिन अपने दुख की वजह से ओलिविया अपने यहाँ किसी को मौका नहीं देती है, किसी से बात ही नहीं कर रही है, चुपचाप रहती है। तो वायोला मजबूरी में उसे नौकरी करनी होती है, तो मजबूरी में अपना वेश बदलती है, क्योंकि उसको अब यहाँ जाना है ओर्सनो के यहाँ। तो अपना वेश बदल करके वो फीमेल से मेल बन जाती है, और मेल बनने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? सिजेरियो। सिजेरियो बन करके वो ओर्सनो के यहाँ पहुंच जाती है नौकरी करने। अब तीसरा जो सीन है उसमें कॉमिक प्लॉट, एक्चुअली प्ले के दो प्लॉट हैं, लव प्लॉट एंड कॉमिक प्लॉट। लव में इन तीनों की कहानी है, बायोला, ओलिविया और ओर्सनो की। और कॉमिक प्लॉट में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, सर टॉबी वेल्च, एंड्रयू एगुचीक, मारिया एंड फेस्टे, ये तमाम लोग। तो ये सब लोग आपस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, आपस में खूब अच्छे जोक कर रहे हैं, एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। और एंड जो सर टॉबी बेल्च हैं, ये इनके चाचा हैं ओलिविया के। ये कहते हैं कि ओलिविया बहुत बेवकूफ़ी कर रही है, कितने दिन हो गए हैं इसको, और इतने दिन से ये अभी तक अपने भाई की मौत का ये विलाप कर रही है, कब तक करेगी? आगे बढ़ जाना चाहिए इसको, इतना ज़्यादा विलाप करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ये सर टॉबी वेल्च अपने एक फ्रेंड को ले आते हैं जिनका नाम है एंड्रयू एगुचिक। ये नाइट होते हैं, कहने के लिए तो नाइट हैं लेकिन हैं बेकार। इनको लेकर आता है कि तुम ओलिविया को मना लो और तुम उससे शादी कर लो। अगला सीन जो है इसमें वायोला, जो कि डिसगाइज हो चुकी थी सिजेरियो के रूप में, ये आ गई है ड्यूक के यहाँ। इसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, और ड्यूक इसको अपॉइंट करता है मैसेंजर पेज, PAGE, या मैसेंजर के तौर पे इसको आकर के वो अपॉइंट कर देता है। और सबसे पहले ड्यूक उस सिजेरियो को, जो कि वायोला है, इसको भेजता है ओलिविया के पास कि तुम जाओ और मेरी जितनी फीलिंग्स हैं, प्यार की सारी फीलिंग्स हैं, मैं उसे इतना चाहता हूँ, जा कर के बताओ। और जो कुछ भी वो कहे उसके अटेंडेंट्स में रोकें, मना करें कि महारानी किसी से नहीं मिलेंगी, तुम नहीं सुनना, तुम जाओ, किसी तरह कुछ भी करो, कोई भी लॉजिक उसके नहीं सुनना। ओलिविया कोई भी आर्गुमेंट्स दे उसको सबको इग्नोर करना, और जाकर के मेरी बात उससे कह के ही आना। तो ये सारी बातें वो करने के लिए तैयार हो जाती है।
एक तरफ जैसे ही वो ड्यूक ऑर्सनो से मिलती है, ऑर्सनो को देखने के बाद उसकी फीलिंग्स को सुनने के बाद वायोला या सिजेरियो को उससे प्यार हो चुका होता है। तो मजबूरी में वो तैयार तो हो जाता है ओलिविया के पास जाकर के इसकी भावनाएं कहने के लिए, बट एक्चुअली मामला क्या है कि शी हैज़ फॉलन इन लव विद ड्यूक। है तो सिजेरियो नाम ऊपर से, अंदर से तो वायोला ही है। तो उसे ड्यूक से प्यार हो गया, लेकिन वो मजबूरी में, क्योंकि उसको जॉब दी गई है तो जाएगी अब वो ओलिविया से इसकी भावनाओं को कहने के लिए। अब यहाँ से लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है। अगले सीन में सिजेरियो पहुंच चुका है ओलिविया के पास और वहां जाकर के वो ड्यूक्स की फीलिंग्स को कहता है तमाम बातें। सबसे पहले शुरुआत करता है वो, पहले तो उसे अंदर नहीं जाने देते अटेंडेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जोर देता है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। तो जैसे ही वो उसको अंदर बुलाता है, बुलाती है ओलिविया, तो सिजेरियो वहां पहुंच करके सबसे पहले तारीफ से शुरुआत करता है। ओलिविया की तारीफ करता है कि तुम बहुत सुंदर हो, कितनी अच्छी लगती हो, और कुछ ना कुछ करो ऐसा कि कम से कम तुम्हारे जैसा कोई और दुनिया में रहे, मतलब शादी करो उसके, आप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, और तुम बहुत प्राउड हो, बहुत क्रूलेस्ट हो। अगर तुम्हारी जगह पे मैं, मतलब ड्यूक की जगह पे मैं होता, तो मैं यहीं तुम्हारे घर से बाहर एक कुटिया बना लेता, और कुटिया बना के सुबह-शाम तुम्हारा नाम रटता रहता, और जब तक तुम्हारा नाम रटता, जब तक कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं जाती, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। तो इन सारी बातों से कहने के बाद ओलिविया सिजेरियो को कहती है कि मैं ड्यूक से प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हारा ये प्रपोज़ल जो तुम उसकी तरफ से लाई हो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है सिजेरियो से, यंग मैन से जो कि वायोला है, उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे प्यार कर बैठती है। तो कुल मिला के सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत ही कॉमिक सिचुएशन है। वो सिजेरियो को समझती है कि यंग मैन है, जबकि वो है वायोला। तो ये ट्विस्ट है। अब सेकेंड एक्ट के फर्स्ट सीन में सेबेस्टियन, जो कि रेस्क्यू किया गया है एंटोनियो के द्वारा, एक सी कैप्टन है जो सेबेस्टियन को डूबने से बचा लेता है, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंटोनियो सेबेस्टियन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न में है। सेबेस्टियन उसको बताता है कि किस तरह से जहाज हम लोगों का क्षतिग्रस्त हुआ था और कैसे मेरी बहन डूब गई है। उसको नहीं पता कि उसकी बहन वायोला जीवित है और सिसेरियो बन के रह रही है। वो बस उसको ये बताता है कि मेरी बहन डूब गई थी, मुझे तुमने बचा लिया, तो मैं किस तरह से बच गया हूँ। अब वो ड्यूक ऑर्सनो के यहाँ जाने की विचार करता है, और एंटोनियो सेबास्टियन के साथ जाने के लिए मजबूर है। वो नहीं जा पाएगा क्योंकि क्योंकि एंटोनियो और ड्यूक की पुरानी दुश्मनी चल रही है, और इसलिए वो, बहुत सारे उसके दुश्मन हैं ड्यूक ऑर्सनो के कोर्ट में एंटोनियो के। अब सेकंड सीन में मेल्वोलियो दिखाया जाता है, जो कि आकर के सिसेरियो को एक अंगूठी देता है और कहता है कि तुम जो अंगूठी देकर आए हो हमारी रानी को, वो उन्होंने वापस की है। तो सिसेरियो सोचता है कि मैंने तो कोई अंगूठी वापस नहीं दी है, लेकिन अब वो समझ जाता है सिसेरियो कि ये अंगूठी मेरे पास भिजवाने की वजह यही है कि मैं वापस उसके पास जाऊं, और वो ये भी समझ जाता है कि ओलिविया जो है वो उससे प्यार करने लगी है। समझ जाता है, या यूँ कहो कि वायोला समझ जाती है कि ओलिविया उसके सिज़ेरियो रूप से प्यार करने लगी, जबकि एक्चुअली वो खुद अपने आप में एक महिला है। अब अंगूठी भेजने का एक्चुअली ये बहाना था ओलिविया की तरफ से सिज़ेरियो को अपने पास दोबारा बुलाने का। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब सीन थर्ड जो है, इसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई है, जिसमें मारिया, टॉबी वेल्च एंड एंड्रयू, ये तीनों मिल करके कह रहे हैं कि आओ मालवोलियो का मज़ा लिया जाए। और वो उसको एक लेटर बना के देते हैं, जिसमें उसको ये भरोसा दिलाया जाता है कि ओलिविया जो है वो तुमसे प्यार करती है, और मारिया उस लेटर को लिखती है, जैसा ऐसे लिखती है जैसे कि ओलिविया ने लिखा हुआ हो। और उस लेटर में ओलिविया को बताया जाता है कि तुम एकदम एक हाई क्लास इंसान की तरह तुम बिहेवियर करो, नौकरों से शालीनता से बात करो, हर बात में तुम्हारा चाल ढाल पहनावा उढ़ावा सब एकदम अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये सब मौलवलियों को मिल करके बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये कॉमिक प्लॉट है जो कि साथ-साथ चलता है। अगले सीन में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है सिज़ारियो और ऑर्सनो के बीच में, और ये, मतलब एक्चुअली ऑर्सनो सिज़ारियो से पूछता है कि क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया है? तो सिज़ारियो, जो कि वायोला है एक्चुअली, वो अपनी पूरी फीलिंग्स इनडायरेक्टली बता देती है कि हाँ, मैं भी ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जो तुम्हारे जैसा ही दिखता है, और मुझे भी प्यार हुआ है, मैंने भी ऐसे, लेकिन मुझे हासिल नहीं हो पाया। तो जो बातें वो वायोला के रूप में कहना चाहती थी, सिज़ोरिया के रूप में उसने ऑर्सनो से सारी बातें कह दी हैं। इसके अलावा सिज़ेरियो
ड्यूक को एडवाइस भी देता है कि तुम अपना टाइम ओलिविया पर खराब मत करो क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुमसे प्यार नहीं कर सकती है। फिर भी ड्यूक कहता है अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम फिर से तुम चली जाओ ओलिविया के पास और इस बार मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, ये गिफ्ट लेकर के जाओ और मेरी लास्ट टाइम उसको फीलिंग्स मेरी बताओ। तो अगला सीन जो यहाँ से शुरू होता है वो ह्यूमरस सीन है जिसमें मलवोलियो उस नकली लेटर को प्राप्त करता है जो लेटर मारिया ने लिखा हुआ है और अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि अरे मेरी काउंटेस जो है वही मुझसे प्यार कर रही है तो मैं उससे शादी करके काउंट मलवोलियो बन जाऊंगा आफ्टर मैरिंग ओलिविया। और जो भी वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहना है, पीले रंग के मोजे पहनने हैं और जो डोरी वाले मोजे स्टॉकिंग्स होते हैं गार्टर्स वो पहनने हैं जिससे कि और हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो जो भी लेटर में शब्द होते हैं उसको मौलवियो सब अपने लिए इंडिकेट करता है, अपने लिए इंटरप्रेट करता है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये मुझसे इम्प्रेस है। कुल मिला के मूर्ख है, उसको और ज़्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है। एक्ट थर्ड का जो फर्स्ट सीन है यहाँ पे सिजेरियो और ओलिविया की मीटिंग की बात हो रही है जो ऑर्सनो ने सिजेरियो को भेजा हुआ है कि जाओ लास्ट टाइम पे चले जाओ, मेरी सारी बातें उसको बोल दो। ओलिविया उसको प्रपोज करने की पूरी कोशिश करती है। सिजेरियो जो कि वायोला है वो जानती है कि मामला खराब है तो पूरी कोशिश वो करती है उसके सारे फीलिंग्स को एवेड करने की, बचाने की। लेकिन जैसा भी है ओलिविया ओपनली अपना प्यार उससे कन्फेस कर देती है कि तुम चाहे नौकर हो कुछ भी हो लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, बस मैं इतना जानती हूँ। सिजेरियो उसकी तरफ पिटी महसूस करता है कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है क्योंकि मैं ये मुझे सिजेरियो समझ के मुझसे प्यार कर रही है और मैं तो ऑलरेडी फीमेल हूँ। और इस तरह से मामला और ज़्यादा उनका हो जाता है। ओलिविया सिजेरियो से रिक्वेस्ट करता है कि देखो तुम और सुनो के मेरे बारे में बात मत करना, तुम्हें जो भी बात करनी अपनी फीलिंग्स की बात करो और सुनो की फीलिंग्स की मुझसे बात बिल्कुल नहीं करना। अगला सीन जो है उसमें एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों बात कर रहे होते हैं। एंटोनियो अंततः आ गया है सेबेस्टियन के पास, पहले तो नहीं आने वाला था लेकिन अब आ गया है ये सोच करके कि मेरा दोस्त इलीरिया जैसे देश में अकेले घूमेगा, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो सेबास्टियन के पास आ जाता है। सेबास्टियन जो है जानना चाहता है कि मैं इस शहर की जो तमाम अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स वो देखूँगा। तो एंटोनियो सेबास्टियन को अपना पर्स दे देता है कि लो अच्छा ठीक है, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे पर्स से तुम पैसे खर्च कर लेना और जाओ घूमो। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे दुश्मन हैं यहाँ पर। अगले सीन में ओलिविया मैल्वोलियो को बुलाती है कि मैं सिज़ेरियो को बुलवाऊँ, कम से कम मेरी कुछ हेल्प हो जाए। और जब मैल्वोलियो आता है तो वो स्टॉकिंग्स पीले स्टॉकिंग्स और क्रॉस गार्टर्स पहन कर के आता है और अपने चेहरे पे अननेसेसरी स्माइल ले लिए हुए है, बार-बार अपनी हथेलियों को चूम रहा है। ओलिविया उसकी कंडीशन को देख रही होती है, उसको लगता है ये पागल हो गया है क्या? क्योंकि ओलिविया को नहीं पता ना कि क्या चल क्या रहा है, ये क्या लेटर पढ़ कर के ये पागल हो गया है, तमाम बातें। तो वो उसको भेज देती कि जा कहती है जाओ तुम जाके आराम करो, तुम बीमार हो गए हो। मौलवी लोग को लगता है ये मेरा इतना ध्यान रख रही है, मेरे बारे में इतना सोच रही है, तो वो वहाँ से खुश होके चला जाता है। अब ओलिविया जो है यहाँ पे सिज़ेरियो का इंतज़ार कर रही होती है कि किसी तरह से कोई नौकर उसको बुला के लाए। और दूसरी तरफ सर टॉबी और फेबियन ये दोनों एंड्रयू एगुचिक को भड़का देते हैं कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली थी ओलिविया से, लेकिन शादी अब किससे होएगी क्योंकि ओलिविया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है सिज़ेरियो में। तो तुम ऐसा करो सिज़ेरियो को यो युद्ध लड़ो, डुअल लड़ो और उसमें तुम उसको हरा दो। तो द्वंद्व जो होता है उसमें तुम उसको हरा दो, सिज़ेरियो को मार के भगा दो और ओलिविया को इम्प्रेस कर लो। तो अब ये लोग जाते हैं और सिजेरियो को बताते हैं कि मुझे एंड्रयू एगुचिक ने ड्यूअल के लिए इनवाइट किया है, चैलेंज किया है। तो सिजेरियो जो कि वायोला है वो डर जाती है, उसको लगता है अरे अब मैं कैसे लड़ूंगी क्योंकि मैं नहीं लड़ सकती तलवारबाजी। और एंड्रयू एगुचिक वो सिर्फ इन दोनों की भड़काने से भड़क गया है। हकीकत में वो भी बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब बात है ओलिविया को इम्प्रेस करने की तो कैसे भी हो, चाहे भले गर्दन कट जाए लेकिन लड़ना तो है ही है। इस तरह से दोनों ऐसे लोग कायर-कायर टाइप के दोनों की लड़ाई शुरू होती है, डुअल शुरू होता है। और जब ये लड़ाई शुरू होती है तब उसमें दोनों तलवार उठाते हैं काँपते हाथों से, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे से डरे हुए हैं लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा है। तभी अचानक से एंटोनियो आ जाता है वहाँ पर, उसको लगता है कि अरे! ये मेरा दोस्त है, वो सिज़ेरियो को सेबास्टियन समझता है, वायोला को सेबास्टियन समझता है और उसके बदले वो लड़ना शुरू कर देता है और एंड्रयू एगुचिक को पीट करके भगा देता है वहाँ से। तभी ऑफ़िसर्स आ जाते हैं, वो आते हैं और एंटोनियो को पकड़ लेते हैं क्योंकि पहले से ही ये पायरेट या ड्यूक का दुश्मन है और वो समझ लेते हैं कि ये वही दुश्मन है जिसने अभी हम लोगों का कुछ दिन पहले जहाज डुबाया था।
ये हम नुकसान किया था हमारे ड्यूक के भतीजे का। तो इस तरह से एंटोनियो उससे सेबास्टियन से कहता है, जो कि वायोला यहाँ पर खड़ी हुई है, सिजेरियो, उससे कहता है कि तुमने जो मेरा पर्स लिया था वो पर्स मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो अब अरेस्ट हो गया हूँ। लेकिन वो पर्स नहीं दे पाता है सिजेरियो, उसके पास कहाँ है पर्स। वो अपने पास से जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता है वो इसको दे देता है एंटोनियो को। तो एंटोनियो बहुत गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे भरोसा करके बहुत गलती की, तुम तो बहुत अनग्रेटफुल हो और तुम मेरी गिरफ्तारी का विरोध ही नहीं कर रहे हो। जब वायोला सुन लेती है कि ये बार बार सेबास्टियन सेबास्टियन क्यों कह रहा है, इसका मतलब मेरा भाई जीवित है, तो कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद हो जाती है कि डेफिनेटली मेरा भाई कहीं ना कहीं जीवित है, तभी तो ये व्यक्ति जो है जिसको ये नहीं जानती बार बार सेबास्टियन मुझे बोल रहा है। अगला जो सीन है वो ओलिविया के घर के पास का है। सेबास्टियन घूम रहा होता है साइट सीइंग में, और उसको ये दोनों एंड्रयू और टॉबी वेल्स समझते हैं सिजेरियो, जो कि हार चुका है, जो कि हराया जा चुका है इनके द्वारा ना, जैसे इन लोगों ने द्वंद में ये हारे हुए हैं एंड्रयू एगुचिक। तो वो जाकर के सेबास्टियन पे अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है तो सिजेरियो तो है नहीं, इस बार है सेबास्टियन। तो बदले में इन दोनों को ये पीट देता है, एंड्रयू को और टॉबी वेल्च को। तभी अचानक से ओलिविया वहां पे आ जाती है, उसको कोई बता देता है लड़ाई हो गई है। तो भाग वो वहां पर आती है और आकर के इन सबको डांटती है, अपने चाचा को भी डांटती है, टॉबी वेल्च को, कि आप ये क्या करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती है, सब तमाम बातें बोलती रहती है। और वो सिजेरियो को इनवाइट करती है अपने यहाँ कि अरे आपको इन सब ने बहुत दिक्कत दी है, आओ मेरे साथ, आप घर में अंदर आ जाओ। एक्चुअली सिजेरियो नहीं है इस बार, कौन है, सेबास्टियन है, लेकिन सबको लगता है कि ये सिजेरियो है, वायोला, लेकिन है ये असल में सेबास्टियन। इसको लेकर के अपने घर में बहुत प्यार से, बहुत स्वीटनेस, बहुत प्यार से वो बोलती है। सेबास्टियन बहुत ज़्यादा ओलिविया से इम्प्रेस्ड है, उसको लगता है अरे लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या ये लेडी पागल है क्या। फिर वो सोचता है कि चलो जो भी है पागल ही सही, सपना में देख रहा हूँ, मान लो सपना इतना अच्छा है तो चलते रहे, ऐसा वो सोचता है। अब ओलिविया अपने यहाँ एक प्रीस्ट को बुला लेती है और सिजेरियो से कहती है, जो कि सेबास्टियन है एक्चुअली यहाँ पर, उससे कहती है कि तुम मुझसे अपना प्यार और डिवोशन की कसम खाओ और मेरे साथ जो भी है शादी जैसे तमाम बातें। तो सेबास्टियन पहले से ही ओलिविया से इम्प्रेस है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जानता नहीं ड्यूक ओर्सिनो का चक्कर, इसका चक्कर। तो वो तुरंत कसम खा लेता है और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। सेबास्टियन और ओलिविया की शादी हो जाती है। इसको लगता है कि मैंने सिजेरियो से शादी कर ली ओलिविया को, और सेबास्टियन ओलिविया से इम्प्रेस है, इसलिए वो शादी के लिए मना नहीं करता। अब अंततः ड्यूक आ जाता है, खुद ही आता है कि बहुत दिन हो गए मुझे सिजेरियो को भेजते-भेजते, अब मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। वो खुद ही ओलिविया से मिलने आता है, ओलिविया के घर पे पहली बार। अब एंटोनियो, तभी ऑफिसर्स, जो एंटोनियो गिरफ्तार हुआ था उसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं सारे ऑफिसर्स। ऑफिसर उसको बताते हैं कि सर ये वही डाकू है जिसने हम लोगों का जहाज लूट लिया था और आपके भतीजे को घायल कर दिया था, ये वही डाकू है। तो वो जब ड्यूक कहता है चलो ठीक है, अच्छा इसको ले जाओ, अब जो भी है बाद में देखेंगे इसका मामला। सिजेरियो ड्यूक को बताता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे, जो डुअल हुआ था मेरा, उसमें बचाया था, नहीं तो ये एंड्रयू एगुचिक मुझे घायल कर देता। एंटोनियो कहता है उस सेबास्टियन को, मतलब जो सिजेरियो है यहाँ पर, तो एंटोनियो उसको समझ रहा है कि मेरा दोस्त सेबास्टियन है। वो उसको कहता है कि ये तो बहुत सेल्फिश इंसान है, ड्यूक से कहता है कि इससे आप दूर रहना, ये बहुत ही धूर्त, बहुत चालाक है, क्योंकि मैंने इसको जहाज, डूबते हुए जहाज से बचाया, मैंने उसको खर्चा दिया, अपने साथ रखा, इतना सब कुछ किया, लेकिन जब आपके ऑफिसर्स मुझे अरेस्ट कर रहे थे तो इसने विरोध ही नहीं किया। कैसा दोस्त है, ये बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल, सेल्फिश है, और इससे दूर रहना। तो ड्यूक नाराज, ड्यूक कहता है सिजेरियो तो मेरे साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तब तक ओलिविया आ जाती है, वो देखती है सिजेरियो को और वो कहती है, अरे तुम तो मुझसे शादी करके आए हो और तुमने मतलब प्रॉमिस किया था मुझसे लव और डिवोशन का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन सबके ड्यूक के पास खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। तो ड्यूक, वो ये भी कहता है कि ड्यूक से कि देखो तुम जो भी करने आए हो मेरे घर पे, तुम आ ही गए हो, तो तुम जो भी तुम्हारी सेवा है मैं बताओ मैं करूंगी, एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग योर लव प्रपोजल, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अब ड्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है ये सिजेरियो को हस्बैंड बोल रही है, इसका मतलब सिजेरियो ने मुझे धोखा दिया है, मैं ही इसको भेजता था कि जाओ मेरे प्रपोजल को बोलो जाके, इसने ही शादी कर ली। तो वो कहता है कि या तो मैं ओलिविया को मार दूंगा या सिजेरियो को मार दूंगा, किसने मुझे धोखा दिया, मुझे पूरी बात बताओ, मामला क्या है। तभी यहाँ सर टॉबी वेल्च और ये सब आ जाते हैं दौड़ के। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा जो ड्यूक का जो पेज है सिजेरियो, इसने हमें घायल कर दिया है।
एक्चुअली ये शिकायत कर रहे हैं सेबास्टियन, क्योंकि सेबास्टियन ने इनको घायल किया हुआ है। वो वो इनको लगता है सिजेरियो ने घायल किया है, तो ड्यूक फिर से सरप्राइज हो जाता है कि हो क्या रहा है, ये तो मेरे साथ था, इसने कब घायल कर दिया है। तभी सेबास्टियन आ जाता है, वो आकर आता है और तुरंत ही ओलिविया से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे चाचा को और इन लोगों ने मुझे बहुत उकसाया, तो मजबूरी में मुझे इन लोगों को पीटना पड़ा, तो ये घायल हो गए हैं। अब जैसे ही सब लोग देखते हैं, सेबास्टियन और बायोलॉग एक साथ देखते हैं, तो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इनके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। बहुत ज़्यादा वो लोग उनकी सिमिलैरिटी से सरप्राइज हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा रहस्य जब हो जाता है, खुल जाता है। सिजेरियो अपने जो डिस्गाइज के कपड़े हैं उनको वो फेंक देता है और बन जाता है बायोला। अब जैसे ही बायोला बन जाती है, बताती है कि किस तरह से मैंने रूप अपना बदला हुआ था, मेरी मजबूरी थी, और ऐसे-ऐसे पूरी सिचुएशन आपको पता चली गई है इस समरी से अभी तक। तो अंततः ड्यूक जब देखता है कि सिजेरियो तो एकदम अच्छी लड़की बन गया है यार, तो तुरंत अपनी सारी फीलिंग्स अपनी ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम ओलिविया टू वायोला, और दोनों की ड्यूक और वायोला की शादी हो जाती है। इधर ओलिविया और सेबास्टियन की शादी पहले हो ही चुकी है। तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है। दूसरी तरफ जो टॉबी वेल्च हैं और मारिया, इन दोनों की शादी हो जाती है, क्योंकि मारिया के जो विट है, इंटेलिजेंस है, उससे टॉबी वेल्च बहुत इम्प्रेस हुए हैं। तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग मैरिज में होती है। अब देखते हैं हम इस प्ले के कोट्स को। अब आपको समझ में आ जाएंगे कौन क्या कहता है। पहला कोट जो कि पहला डायलॉग ही है इस प्ले का, इफ म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इसको ऑर्सनो कहता है फर्स्ट सीन फर्स्ट एक्ट में, क्योंकि शुरुआत ही इसी लाइन से होती है। अब फेस्टे कहता है कि बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट, इसमें वो तारीफ करता है कि एक समझदार मूर्ख होना ज्यादा अच्छा है उन मूर्खों से जो अपने आप को समझदार समझते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत समझदार समझा करते हैं, तो उससे अच्छा यह है कि आप समझदार मूर्ख रहो। मालवोलियो, ये काफ़ी प्रचलित कोटेशन है इस प्ले का कि सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कि कुछ लोग महान पैदा ही होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव कर लेते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। तो ये मालवोलियो बोलता है जब ये ओलिविया का लेटर पढ़ रहा होता है, जबकि वो लेटर लिखा गया होता है एक्चुअली मारिया के द्वारा। डिसगाइज आई सी दाउ आर्ट ऑफ विकेडनेस, वायोला जब अपना डिसगाइज में ओलिविया की फीलिंग्स को समझ जाती है कि वो सिजेरियो से प्यार करने लगी है, जो कि मैं ऑलरेडी वायोला हूँ, तो वो डिसगाइज को बोलती है कि ये भी एक विकेडनेस है, बुराई है। ओलिविया सिजेरियो को समझाते हुए कहती है ये वाला डायलॉग कि लव शॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर, कि प्यार मिल जाए आपको मांगने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्यार ज्यादा अच्छा है जो आपको बिना मांगे मिले। तो ये बिना मांगे प्यार किसको दे रही होती है? सिजेरियो को। तो ये अपना तर्क देती है। अब वायोला सिजेरियो यहाँ पे ओर्सनो को बताती होती है सिजेरियो के रूप में कि आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माय फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर्स टू। वो इस तरह से बताना चाह रही है कि मैं ही मतलब अकेली उम्मीद हूँ, क्योंकि मेरा भाई शिप रेक में डूब चुका है, तो मैं ही अपने घर का बेटा बेटी दोनों हूँ। यहाँ पर फेस्टे कहता है कि दस द वर्गलिंग ऑफ टाइम ब्रिंग्स हिज रिवेंजेस, का मतलब यह है कि जो टाइम पास होता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उसमें इंसान को अनुभव मिलते जाते हैं। कई बार कुछ फैसलों को समय बताता है कि कौन सा फैसला हमारे पक्ष में जाएगा, कौन सा विपक्ष में जाएगा, कुछ फैसले समय करता है, ये बताया गया है इस लाइन में। अगला है जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग। तो ओवरऑल जो प्ले में सब चल रही हैं घटनाएं, और अंत में शादी से ही चीजें खत्म होने वाली हैं, तो फेस्टे इन सब बातों को बता रहा है कि जो भी ट्रायंगल्स चल रहे हैं, अंततः देयर विल बी यूनियन। वायोला जब सिचुएशन में फंस जाती है, तो वो कहती है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं सिजेरियो बन के जी रही हूँ और सिजेरियो से ओलिविया को प्यार हो गया है, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो उस समय कहती है ओ टाइम दाउ मस्ट अनटैंगल दिस नॉट आई, ये जो सिचुएशन है जो बन गई है कॉम्प्लिकेटेड, इसको समय ही सुधारेगा, मैं नहीं सुधारूंगी। अब वायोला का जो डायलॉग है ये सिजेरियो के रूप में है एक्चुअली, जब वो ओलिविया को ओर्सनो की फीलिंग्स को बता रही होती है, सिजेरियो बता रहा होता है कि अगर मैं होता तो मैं तुम्हारे घर के सामने ही कुटिया बनाकर दिन रात तुम्हारा नाम लेता रहता। तो ये उस समय की सिचुएशन के बारे में डायलॉग है कि मेक मी विलो केबिन एट योर गेट एंड आई कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस, कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर एक घास फूस की झोपड़ी बनाता और वहीं बैठ करके दिन रात तुम्हारा नाम लेता, जब तक लेता नाम जब तक कि तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। अब एंड्रयू एगुचिक अपने
पास्ट के बारे में बताते हैं कि आई वाज़ अडोर्ड वंस टू, कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिल पाया। तो ये अपना उनकी हताशा, डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता हुआ डायलॉग है, आई वाज़ अडोर्ड वंस टू। वायोला का अगला डायलॉग है, दिस फेलो इज वाइज एनफ टू प्ले द फूल। ये कहती है वो फेस्टे के बारे में कि ये जो कैरेक्टर है फूल, ये इतना होशियार है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक मूर्ख का रोल प्ले करने में ये काबिल है या समझदार है, ये उस लायक है। अगला जो डायलॉग है मालवोलियो का, आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे से जो मजाक किया है, एंड में बोलता है, एक्चुअली एकदम लास्ट का डायलॉग है ये, लास्ट एक्ट का लास्ट सीन जो है, कि मैं पूरे पैक ऑफ यू का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है मारिया, एंड्रयू एगुचीक, फेबियन और सर टॉबी बेल्च सब के बारे में, कि मैं तुम पूरे ग्रुप पर अपना बदला लूंगा एक दिन, ऐसा वो बोलता है। वायोला का अगला डायलॉग है, शी सेट लाइक पेशेंस ऑन अ मॉन्यूमेंट स्माइलिंग एट ग्रीफ। ये ओलिविया के बारे में है, जब वो उस दुख में अपने आप को, अपने भाई की मौत के दुख में बैठकर अपने सिंहासन पे और इस तरह से दुख मना रही होती है, तो उसको डिस्क्राइब करता हुआ ये डायलॉग है। डस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। ये टॉबी बेल्च बोलते हैं मालवोलियो के बारे में। तो ये एक तरह से जो प्यूरिटनिज्म था इंग्लैंड में, प्यूरिटन लोग थे, उनका सटायर यहाँ पे दिखाया गया है कि मालवोलियो प्यूरिटन है, टॉबी बेल्च बहुत ज़्यादा ड्रंकार्ड हैं, पीने पिलाने मस्ती करने वाले। तो वो उसको डांटते रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम, सिर्फ तुम गुणवान हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुणवान हो तो क्या दारू और ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दोगे दुनिया से? ऐसा नहीं हो सकता। तो केक्स एंड नेल का मतलब यहाँ पे यही है, मेरीमेंट, वाइन, ड्रिंक, तमाम बातें। मारिया, माय पर्पस इज इंडीड ए हॉर्स ऑफ दैट कलर। हॉर्स ऑफ दैट कलर का मतलब क्या है? आइडिया है एक, या कह सकते हैं कि जो विटिसिज्म है मारिया का, वो दिखाया गया है कि मेरा पर्पज ये है कि जस्ट टू मेक फन ऑफ मालवोलियो। तो ये जब बात कर रहे होते हैं आपस में मालवोलियो का फन बनाने के बारे में, मजाक बनाने के बारे में, तब ये बोलती है मारिया। आई एम श्योर केयर इज एन एनिमी टू लाइफ। ये अच्छी लाइन है। चिंता, टेंशन वास्तव में जिंदगी की दुश्मन है। आई एम श्योर केयर इज एन एनिमी टू लाइफ। टॉबी वेल्स जब इनको इनकी भतीजी ओलिविया समझाती है कि चाचा जी इतना मत पिया कीजिए, आपका बिहेवियर आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तब वो अपने सारे कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है कि आई एम श्योर केयर इज एन एनिमी टू लाइफ। मैं तो मस्त रहना पसंद करता हूँ, टेंशन क्यों लूँ। फेस्टे, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। इसका मतलब ये है कि भले ही आपको फैसला लेने में देर हो जाए, जल्दबाजी में बुरा फैसले लेने से अच्छा है कि आप कम से कम थोड़ा देर तक विचार विमर्श करते रहो, कंफ्यूजन में रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कंफ्यूजन इज बेटर दैन मेकिंग फॉल्स एंड क्विक डिसीजन, ये इस लाइन का मतलब है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। लास्ट में, लेट योर फर्वर बी क्रॉस्ड विद साइलेंस। ये डायलॉग जब का है, जब वायोला थिजेरियो के रूप में ओर्सनो के पास रह रही होती है, दोनों की बात होती है, तो ओर्सनो उसको समझाता है थिजेरियो को कि तुम्हारा जो प्यार है वो थोड़ा उसमें पेशेंस रखना चाहिए, सब रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं पेशेंस रख रहा हूँ उसी हिसाब से वो उसको सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तब ये बोलता है कि तुम्हारा जो फर्वर है या तुम्हारा जो मतलब प्यार का जोश है, वो उसमें थोड़ा पेशेंस मिला होना चाहिए। लेट योर फर्वर बी क्रॉस्ड विद साइलेंस। तो ये था इस प्ले का सारांश, जो कि मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, कॉन्टेक्स्ट, कोटेशंस, समरी, कैरेक्टर्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।